Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 yoga. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन. So let us start the chapter. Starting with the first topic, introduction to first aid. अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में अगर हम एम्बुलेंस का वेट करेंगे या फिर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के लिए वेट करेंगे तो हो सकता है कि इंजर्ड पर्सन की या फिर बीमार पर्सन की तबीयत खराब हो जाए और ज़्यादा हालत बिगड़ जाए। तो ऐसा ना हो इसलिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट एड का मतलब है फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प। मीन्स जब तक कोई प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं मिलती तब तक आप जो फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ही हम कहते हैं फर्स्ट एड। सो यहाँ पर फर्स्ट एड एक ऐसा पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है जिसे बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग हो एंड इवन एक अनट्रेन्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। सो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ सेव करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीपीआर की एंड उससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, दिस इज एईडी। सबसे पहले तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एंड सेकेंडली एईडी होती क्या है। ये एक मशीन है जो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। जब भी किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है मींस उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है तो ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं एईडी एंड ये जनरली पब्लिक प्लेसेस पर अवेलेबल होती है, कमर्शियल सेटअप्स में अवेलेबल होती है जैसे सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट्स, यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर आपको पता है कि एईडी कैसे यूज़ करनी है तो आप उस पर्सन की जान बचा सकते हैं। ओके सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 2 या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट एड के की ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव किया जाए एंड उसका पेन मिनिमाइज किया जाए। एंड फर्स्ट एड में हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने होते हैं, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ से पेशेंट को हटाना है एंड अगर वहाँ पर फायर की वजह से कोई एक्सीडेंट है तो क्योंकि फायर से स्मोक आ रहा होगा जिससे पर्सन को और प्रॉब्लम हो सकती है तो हमें पेशेंट को वहाँ से भी हटाना है। एंड करेक्ट फर्स्ट एड टेक्निक्स हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है जिससे पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा बुरी ना हो और ज़्यादा ख़राब ना हो एंड वो ठीक रहे। देन हमें ऐसे स्टेप्स भी लेने हैं जिससे इलनेस या फिर इंजरी रिकवर हो पाए, जैसे अगर कोई चोट लगी है तो वहाँ पर बैंडेज यूज़ करना है एंड अगर कोई ब्रोकन आर्म है, लेग है तो ऐसे केस में सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट एड। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड वैसी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता है जैसी एक मेडिकल प्रोफेशनल प्रोवाइड कर सकता है। मींस अगर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि मेडिकल हेल्प जब तक आती है तब तक हम जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उस पर्सन की लाइफ को सेव किया जा सकता है, उसके पेन को मिनिमाइज किया जा सकता है, हम ऐसी सभी हेल्प उस पर्सन के लिए करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट नोट करने हैं ऐसी इमरजेंसी में। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एयरवेज क्लियर होने चाहिए, ब्रीथिंग नॉर्मल होनी चाहिए, सर्कुलेशन देखना है कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है एंड डिसेबिलिटी मींस अगर कोई बॉडी फंक्शन में कहीं पर डिफिकल्टी है या फिर कहीं पर कोई लिमिटेशन है, ये चीज़ें हमें चेक करनी है। ये पॉइंट्स इंडिकेट किए जाते हैं बाय ABCD एंड ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द ABCD ऑफ फर्स्ट एड। उसमें आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, then proceeding to next topic, introduction to CPR। सबसे पहले CPR की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जब किसी पर्सन की ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है या फिर हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ऐसे केस में ये बहुत यूज़फुल होती है एंड ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी को CPR आना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना है, बिकॉज किसी की लाइफ बच सकती है अगर आपको CPR परफॉर्म करना आता है तो। इसमें 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहला हो सकता है कि आपको पता तो है कि CPR क्या है बट आप इतने ट्रेन नहीं हैं एंड इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपको ऐसे में सिर्फ हैंड्स ओनली CPR प्रोवाइड करना है।
और हैंड्स ओनली सीपीआर में क्या होता है, इसमें जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है तब तक 1 मिनट में चेस्ट कंप्रेशन 100 टाइम्स करने हैं। ओके, देन अगर आप वेल ट्रेन्ड हैं, अगर आपको अच्छे से आता है सीपीआर एंड आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप सीपीआर 30 चेस्ट कंप्रेशन के साथ स्टार्ट करें एंड उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। रेस्क्यू ब्रेथ का मतलब है माउथ टू माउथ रिससिटेशन, एंड इसमें क्योंकि इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने का भी रिस्क है तो आप मास्क यूज कर सकते हैं सो दैट इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। ओके, जब हार्ट स्टॉप हो जाता है, जब हार्ट बीट बंद हो जाती है, तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिस वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है 5 to 10 मिनट्स के अंदर। सो सीपीआर प्रोवाइड करना नेसेसरी है ऐसी कंडीशन में। सीपीआर नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी को रिस्टोर करता है। इससे ये इंश्योर किया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है ब्रेन में एंड बाकी सभी वाइटल ऑर्गन्स तक, सो दैट जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता तब तक उस पर्सन की हार्ट एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो जब आपने सीपीआर प्रोवाइड कर दिया है उसके बाद भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट तो नेसेसरी है। उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प तो लेनी ही है, बट क्योंकि आपको एट द टाइम पर्सन की लाइफ सेव करनी है इसलिए आप सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सीपीआर इंटरवेंशंस, ये ऑर्डर के बेसिस पर हमने 2 ऑर्डर बताए हैं, एबीसी वर्सेस सीएबी। तो एबीसी होता है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, मींस इन्फेंट्स के लिए। सो यहाँ पर एबीसी का मतलब है एयरवे, ब्रीथिंग, चेस्ट कंप्रेशन। एंड अगर बात करें एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन की, तो इनके लिए सीपीआर इंटरवेंशन का क्या ऑर्डर होता है, सीएबी। सीएबी मतलब चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। ओके, then next topic, yogic management of stress and its consequences. स्ट्रेस एक ऐसा टर्म है जो कोई भी यूज कर सकता है, बट हर किसी को इसका सही मीनिंग नहीं पता होता। मेडिकल साइंस स्ट्रेस को कुछ इस तरह से डिफाइन करती है, अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू ऑल द नॉन स्पेसिफिक डिमांड। मीन्स अगर कोई भी नॉन स्पेसिफिक डिमांड है तो उसके लिए बॉडी का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। सो हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर हमें लगता है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। सो स्ट्रेस सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता है, कई बार स्ट्रेस हमारी वजह से भी होता है। हमारी वजह से मतलब हमारे डर की वजह से, हमारी होप्स, एक्सपेक्टेशन, विश्वास की वजह से, इन सब की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। जैसे सबसे पहले गुड स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस होता है जो हमें मोटिवेट करता है, हमारी एनर्जी बढ़ाता है एंड हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक असाइनमेंट दिया गया है आज और अभी तक उसकी डेडलाइन नहीं बताई गई है, तो आपको सुबह असाइनमेंट दिया गया था, दोपहर हो गई है, बट आपने उस पर काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपको डेडलाइन नहीं बताई गई। फिर दोपहर में आपको कहा गया कि इसकी डेडलाइन है 1 दिन बाद। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 दिन मिला है आपको वो असाइनमेंट पूरा करने के लिए, और अब जैसे ही आपको ये बात पता चली है आप स्ट्रेस में आ गए हैं, आपको लग रहा है कि अब ये कैसे कंप्लीट होगा। तो इस वजह से आप फटाफट अपना सारा काम छोड़ देते हैं और सिर्फ उस काम को करने में लग जाते हैं, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो ऐसे में आप मोटिवेटेड हैं, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी एंड जो डेडलाइन है आप उससे पहले अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो ये कौन से टाइप का स्ट्रेस है, ये है गुड स्ट्रेस। बट बैड स्ट्रेस क्या होता है, बैड स्ट्रेस होता है जो हमें एंग्जाइटी देता है, टेंशन देता है, हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है एंड हमें मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स भी देता है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय है जो ओवर वर्क करता है, मींस ओवर टाइम वर्क करता है, सो ऐसे में उस एम्प्लॉय के पास भले ही मोटिवेशन है कि अगर मैं ओवर टाइम वर्क करूंगा तो मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसे मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। लाइक अगर वो ओवर टाइम वर्क करेंगे तो फिजिकली वो वीक होंगे एंड इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वर्क करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं कर पाते एंड साथ ही आपको टेंशन भी रहेगी, एंग्जाइटी भी रहेगी। तो ये है बैड स्ट्रेस। तो इस वजह से यहाँ पर ये हुआ बैड स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस, ये 2 टाइप के स्ट्रेस हैं। ओके,
देन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पर हमें स्ट्रेस के रीजंस की बात करनी है। सबसे पहला है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर किसी भी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो उसके सभी पर्सन्स इफेक्ट होते हैं, एंड स्पेशली वो पर्सन जो अर्न करता है। अगर सपोज करते हैं एक ऐसा पर्सन जो अर्न करता है, उसके ऊपर सारे फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट है, और ऐसे पर्सन की जॉब छूट जाए तो उस पर्सन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बिकॉज उस पर सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सभी लोग उस पर डिपेंडेंट थे। तो अब आगे कैसे चीज़ें आने वाली हैं, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करने वाला है, इन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है माइंड में, एंड इस वजह से स्ट्रेस हो जाता है। देन वर्क मीन्स वर्क के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि वर्क हमारे स्ट्रेस का रीज़न क्यों है। जैसे अगर आप ओवर टाइम वर्क करते हैं, या फिर आप जहाँ वर्क करते हैं आपको वो वर्क पसंद ही नहीं है, मीन्स आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उस काम में, बट वो मजबूरी है आपकी। एंड हो सकता है कि आपके को वर्कर्स या फिर आपके बॉस इतने अच्छे ना हो, उनका बिहेवियर इतना अच्छा ना हो आपके लिए। ये सभी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वर्क को स्ट्रेस का रीज़न बनाने में। देन पर्सनल रिलेशनशिप मीन्स हो सकता है कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन हो जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, एंड इस वजह से आपको स्ट्रेस होता है। देन पेरेंटिंग मीन्स आजकल सभी पेरेंट्स बिजी हैं। अगर कोई हाउस होल्ड संभालते हैं वो भी बिजी हैं, क्योंकि उनको घर का काम है, क्योंकि घर का काम भी कम नहीं होता है। एंड साथ ही अगर कोई बाहर काम करते हैं तो वो भी बिजी हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत काम है। तो इतना काम है, इतना बिजी शेड्यूल बन गया है, डेली लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों को इंटरेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। एंड ऐसे में पेरेंट्स यही सोचते रहते हैं कि वो सबसे अच्छे पेरेंट कैसे बने, पेरेंटिंग अच्छे से कैसे करें, और इस वजह से कई बार उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। देन बिजी डेली लाइफ मीन्स हर किसी के पास इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि कई बार हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। एंड सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम एक दो बार भूल जाते हैं, कई बार वो हमारी हैबिट बन जाती है कि हम सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ भूल जाते हैं, और फिर यही भूल, यही गलतियाँ हमारे लिए स्ट्रेस का रीज़न बन जाती हैं। देन पर्सनैलिटी एंड रिसोर्सेज मीन्स हो सकता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पर भी ये स्ट्रेस लें। मीन्स जैसे अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता किसी भी बात का, बट अगर कोई परफेक्शनिस्ट टाइप है, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, अगर एक ऐसे पर्सन की बात करें तो ऐसे पर्सन को हमेशा परफेक्शन अचीव करना है, हर चीज़ में उसे परफेक्शन चाहिए, ऑर्डर चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब उसे किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं मिलेगा तो उसे स्ट्रेस होगा, उसे लगेगा कि ये चीज़ परफेक्शन में क्यों नहीं है, ये चीज़ ऑर्डर में क्यों नहीं है, इस वजह से उसे स्ट्रेस होगा। पर्सनालिटी के बेसिस पर भी स्ट्रेस हो सकता है। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। मूड पर स्ट्रेस का क्या क्या इफेक्ट होता है? एंजाइटी, रेस्टलेसनेस मीन्स आप हर टाइम टेंशन लेते हैं, हर चीज़ के बारे में रेस्टलेस रहते हैं। मोटिवेशन की कमी होती है, फोकस की कमी होती है, कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं, हर टाइम हर किसी से इरिटेटेड रहते हैं, कोई कुछ कह दे, अच्छा कहे बुरा कहे, आपको हर चीज़ बुरी ही लगने लगती है, आप हर टाइम गुस्से में रहते हैं, दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं। ये सभी मूड पर इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्रेस के। देन अगर बात करें बिहेवियर पर इफ़ेक्ट्स की, बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? ओवर ईटिंग करते हैं या फिर अंडर ईटिंग करते हैं, मीन्स ठीक से खाना नहीं खाते। एंगर आउटबर्स्ट मीन्स कभी भी किसी पर भी चिल्ला पड़ते हैं। देन ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ मीन्स हो सकता है कि आप ड्रग कंजम्पशन करने लगें, एल्कोहल कंजम्पशन करने लगें, जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बट क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें मेरे स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करेंगी, इसलिए आप ये सभी चीज़ें यूज़ करने लगते हैं। हाउएवर इनका आपकी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एंड सोशल विड्रॉल मीन्स आप किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, एंड अकेले रहना पसंद करते हैं, एंड अकेले रहना चाहते हैं, हर टाइम किसी से भी मिलना नहीं चाहते। देन स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम।
देन स्ट्रेस को योगा के थ्रू किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं। सो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। एंड इसी तरह से आगे हम कुछ डिजीज डिस्कस करने वाले हैं, तो उस डिजीज के लिए भी हर एक के लिए हम योगिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो योगिक मैनेजमेंट में कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हर एक में रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट्स सब याद रहें। इसलिए आप कुछ कॉमन पॉइंट्स लर्न कर लें, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है योगिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो कॉमन पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स याद रहते हैं जो सभी में डिफरेंट है, तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर आपको कॉमन पॉइंट्स ही लर्न करने हैं, ऐसी मेरी एडवाइस है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो जो सही है, जो कॉमन है, वो आप लर्न कर लें, ठीक है। सो सबसे पहले ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, ये ऑलमोस्ट सभी में कॉमन है। देन कपाल भाती, फिर कुछ योगासन के नेम गिवन है। देन सूर्य नमस्कार, यहाँ पर 12 स्टेप्स होते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से योग आसन रिकमेंडेड है स्ट्रेस के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप सभी के नेम लिखें, आप इसमें से सिर्फ कुछ मेंशन कर दें, ठीक है। देन प्राणायाम, इसमें होता है नाड़ी शोधन एंड ब्रह्म। देन ध्यान मीन्स मेडिटेशन। एंड एट लास्ट शांति पथ। देन योगा एंड डाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ योगा करना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें अपनी डाइट पर भी फोकस करना होगा। सो अगर स्ट्रेस को मैनेज करना है इफेक्टिवली, तो आपको योगा के साथ अपनी डाइट को भी मैनेज करना है, योगिक डाइट को फॉलो करना है। सो आपको सात्विक डाइट को प्रेफर करना है, मीन्स आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने हैं नेचुरल फॉर्म में। एंड विटामिन बी एंड बी कॉम्प्लेक्स, इन सभी का इंटेक करना है, बिकॉज ये सभी हेल्पफुल होते हैं इलनेस को क्योर करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। एंड आपको राजसिक फूड को लिमिट करना है, मीन्स जितना ज़्यादा फ्राइड फूड होगा, स्पाइसी फूड होगा, आप इन सभी को जितना लिमिट कर सकते हैं आप उतना लिमिट करें। एंड तामसिक फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, उसको तो कंज्यूम करना ही नहीं है, बिकॉज उससे आपके स्ट्रेस में और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ओके। इसलिए हमें कौन सी डाइट को प्रेफर करना है, सात्विक डाइट को। राजसिक डाइट को कम से कम मिनिमाइज कर देना है, एंड तामसिक डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है, ओके। नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज। तो अब हम कुछ कॉमन डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर डिजीज के नेम गिवन होंगे, हम पहले डिजीज को समझेंगे, उसके सिम्टम्स को समझेंगे, एंड फिर उसके योगिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहली डिजीज है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी पर एक्सेस फैट, मींस हद से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। सो अगर एक पर्सन का बीएमआई 30 से ज़्यादा है, बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स, सो अगर ये 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो पर्सन ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है। सो ओबेसिटी को अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन किया जाए, सो ओबेसिटी इज एन इंक्रीज ऑफ बॉडी एडिपोज टिश्यू, मीन्स फैट टिश्यू, मीन्स एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं। एंड अगर ये ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए बॉडी में, सो इसे हम कहते हैं ओबेसिटी, ओके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओबेसिटी, सो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि बस इसी वजह से होगी ओबेसिटी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सबसे पहला है डाइट, मींस अगर आप हाई कैलोरी एंड लो फाइबर डाइट कंज्यूम करेंगे तो आपको ओबेसिटी होने के चांसेस हैं। देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मींस आपका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, आप ज़्यादातर बैठने का काम करते हैं, मींस आप ना ही ज़्यादा चलते फिरते हैं और ना ही आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इसे कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है ओबेसिटी में। देन जीन्स की वजह से भी हो सकती है। देन मेडिकल एंड साइकेट्रिक इलनेस, मींस हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो या फिर आप ऐसी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ सकती है। देन अर्ली मेल न्यूट्रिशन, मीन्स अगर आपने अर्ली स्टेज में, अर्ली लाइफ में मेल न्यूट्रिशन फेस किया है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फैट
फैट इजीली स्टोर हो जाता है। एंड हमने अभी पढ़ा ओबेसिटी क्या है, जब फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्सेसिव फैट। सो इसलिए अर्ली मैल न्यूट्रिशन भी ओबेसिटी का एक रीजन हो सकता है। ओके, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एपेटाइट रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस पर एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक ऐसा रीजन है जो फूड इंटेक को रेगुलेट करता है एंड एनर्जी किस तरह से कहाँ पर खर्च होती है इस चीज़ को रेगुलेट करता है। सो ये एपेटाइट रिलेटेड हार्मोन्स अगर प्रॉपरली एक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपरली रिलीज नहीं होंगे, तो इनकी वजह से हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे अगर हमें ज़्यादा भूख लगेगी तो हम ज़्यादा फूड इंटेक करेंगे एंड अगर प्रॉपरली एनर्जी खर्च नहीं हो पाती है तो ये फूड हमारी बॉडी में फैट की तरह एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, ये लोग ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हमें लिफ्ट यूज़ करनी है या फिर हमें कार यूज़ करनी है, हमें कहीं भी साइकिलिंग या फिर वॉकिंग के थ्रू नहीं जाना है, हमें कार ही यूज़ करनी है। सो ऐसी कुछ छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, बट क्योंकि हम हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो हम वो एक्टिविटीज़ प्रेफर नहीं करेंगे। तो मतलब उनका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है कि वो अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एंड इस वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। देन हेरिडिटी मीन्स अगर पेरेंट को है ओबेसिटी तो चाइल्ड को भी हो सकती है, इनहेरिट कर सकता है। देन एंडोक्राइन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। देन फॉल्टी मेटाबॉलिज्म मीन्स अगर मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है इसकी वजह से फैट इजीली डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में एंड इसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे आपको टेंशन होती है, डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, सो फ्रस्ट्रेशन होती है। सो इन सभी फैक्टर्स की वजह से आप ज़्यादा अगर खाने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो उस वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। देन अगर आप हद से ज़्यादा टी, कॉफ़ी, एल्कोहल कंजम्पशन ये सब करते हैं, सो इस केस में आपके बॉडी टिश्यूज़ में फ्लूइड ज़्यादा डिपॉजिट होता है जिस वजह से आपका वेट इंक्रीज हो सकता है एंड ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो ये सभी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ऐसे फैक्टर्स जो ओबेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, देन एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसके 3 वेज गिवन हैं एंड ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला है बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। अगर 25 के अराउंड होता है तो वो नॉर्मल है और अगर 25 से 30 के बीच में होता है इसका मतलब आप ओवरवेट हैं एंड अगर 30 से ज़्यादा होता है तो मतलब ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। देन स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, जैसा यहाँ एग्जाम्पल इमेज में शोन है। देन वेरियस बॉडी सर्कमफेरेंसेस मींस अलग अलग बॉडी सर्कमफेरेंस मेजर कर सकते हैं, जैसे रेशियो ऑफ वेस्ट टू हिप सर्कमफेरेंस। ये हमें आइडिया दे सकता है कि एक्सेसिव वेट एक्यूमुलेशन है या फिर नहीं। देन ओबेसिटी को योगा के थ्रू किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए अगेन कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं योगिक मैनेजमेंट में, तो आपको ये सभी के लिए लर्न करने हैं। तो कॉमन पॉइंट्स को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हमें और भी डिजीज डिस्कस करनी है। सो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लेंगे एंड वो ही आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट येस, डेफिनेटली आपको हर एक डिजीज का कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल पॉइंट भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इसी में था। जैसे ओबेसिटी के लिए यम एंड नियम, ये सिर्फ ओबेसिटी के लिए यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिजीज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। सो ऐसे में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के लेवल बढ़ जाते हैं जो रिस्क फैक्टर है। सो अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन माना जाता है। देन हाइपरटेंशन को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन मींस जब हाई ब्लड प्रेशर हो बिना किसी डिजीज के, मींस आपको कोई डिजीज नहीं है बट आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके यहाँ पर दो एग्जांपल्स गिवन है।
देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी डिजीज की वजह से, मीन्स आपको पहले से कोई डिजीज है एंड उस वजह से आपको ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है। इसके यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है। ये बेसिकली वो एग्जाम्पल्स हैं जो पर्टिकुलरली किसी डिजीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, आप क्लासिफिकेशन बताइए हाइपरटेंशन का एंड उसे एक्सप्लेन करिए। देन आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में, एंड साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल गिवन हो, जैसे आपको गिवन होगा रेनल हाइपरटेंशन और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा हाइपरटेंशन है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम ये तो इतने सारे हैं, कैसे लर्न करें, तो आप सिंपली प्राइमरी वाले लर्न कर लें, ठीक है। एंड क्योंकि इसके तो 2 ही एग्जांपल्स हैं, एंड जो भी ऐसा हाइपरटेंशन गिवन है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड है, इसका मतलब वो क्या है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ओके। देन हाइपरटेंशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट, मींस डाइट के थ्रू किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना है, मींस बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, अपने ईटिंग हैबिट्स को रेगुलराइज करना है, रेगुलर इंटरवल्स पर खाना खाना है। देन फ्राइड फूड्स एंड हाई सॉल्ट कंटेंट फूड को अवॉइड करना है, जिसमें ज़्यादा नमक हो वो अवॉइड करना है, जो ज़्यादा फ्राइड हो वो भी अवॉइड करना है। देन टेबल सॉल्ट की जगह आपको लेमन जूस स्प्रिंकल करना है वेजिटेबल्स पर। देन हाई फाइबर डाइट लेनी है, एंड देन कोई मील स्किप नहीं करना है, सभी मील्स टाइम पर लेने हैं। देन पिकल्स, चटनी, पापड़ ये सब अवॉइड करने हैं, बिकॉज इनमें सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, ज़्यादा नमक होता है। देन ईट फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे फूड्स लेने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, एंड ऐसे खाना अवॉइड करना है जिसमें बेकिंग पाउडर है, ओके। देन योगा के थ्रू किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। सो एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन शुड बी टू लोअर द ब्लड प्रेशर एंड टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो हमें ऐसे योगासन करने हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो, क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए हमें ऐसे योगासन करने हैं जिससे बीपी कम हो जाए, ठीक है। कम मतलब नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर हमें क्रिया बताई गई हैं, जल नेति, सूत्र नेति, फिर सूर्य नमस्कार भी बताया गया है, बट साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि अगर सीवियर केस है तो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देन सूक्ष्म व्यायाम, देन कुछ आसन गिवन है, फिर प्राणायाम गिवन है, फिर मेडिटेशन गिवन है, मेडिटेशन भी करना चाहिए। एंड कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं, मींस क्या क्या नहीं करना है। टॉप्सी टर्वी पोस्चर्स, मींस ऐसा कोई भी पोस्चर जिसमें आपको अपसाइड डाउन होना पड़े, वो पोस्चर नहीं करना है। एंड हाइपर वेंटिलेशन ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, मींस जिसमें आपकी सांस फूल जाए एंड आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा कोई भी पोस्चर या फिर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक, लो बैक पेन। सबसे पहले बात करते हैं लोअर बैक पेन के क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला है एज। आपकी एज एक फैक्टर हो सकती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन स्ट्रेंथ एंड मसल इलास्टिसिटी कम होती है, एंड इस वजह से लोअर बैक पेन हो सकता है। अगर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं या फिर ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं, इसकी वजह से स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है, मींस मसल या लिगामेंट टियर हो सकते हैं बैक में, इस वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। देन नर्व रूट्स अगर कंप्रेस हो जाते हैं, उस वजह से भी बैक पेन हो सकता है। अगर कोई चोट लग जाती है या फिर अर्थराइटिस या फिर कोई डिस्क डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसे में भी बैक पेन हो सकता है। एंड अगर पुअर फिजिकल कंडीशन है या फिर आपके पोस्चर्स करेक्ट नहीं है, स्लीपिंग पोजीशन करेक्ट नहीं है, इस वजह से भी लो बैक पेन हो सकता है, ओके। देन लो बैक पेन को योगा के थ्रू कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए अगेन कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, एंड कुछ सिमिलर पॉइंट्स भी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। देन स्पाइनल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें सिंपल स्पाइनल मूवमेंट्स होते हैं। देन सूक्ष्म व्यायाम।
देन योगासन गिवन है, देन प्राणायाम, कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस जैसे योग निद्रा एंड ध्यान मीन्स मेडिटेशन। सो ये सभी वही कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। सो कॉमन पॉइंट्स तो आपको हर एक के लिए याद रखने हैं, साथ ही कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी याद रखेंगे, जैसे ओबेसिटी के लिए हमने देखा था यम एंड नियम, और यहाँ पर लो बैक पेन के लिए स्पाइनल प्रैक्टिसेस। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं एंड कॉमन पॉइंट्स तो आपको हर एक में लर्न रखने हैं, ठीक है। देन कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें उससे पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करें, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको कुछ स्ट्रेंथ का वर्क करना है, बट आप उससे पहले स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको लो बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए आपको पहले स्ट्रेचिंग करनी है। देन अगर आप खड़े हैं या फिर बैठे हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में रहें, मीन्स सीधे बैठें और सीधे खड़े रहें, आगे को झुके नहीं। सो ये चीज़ भी आपकी बैक को इफेक्ट करती है। देन अगर आप घर पर हैं या वर्क पर हैं, कहीं भी हैं, बट ये इंश्योर करना है कि जो आपका वर्क सरफेस है वो एक कंफर्टेबल हाइट पर है, बिकॉज अगर ज़्यादा नीचे होगा, आप ज़्यादा झुकेंगे, उस वजह से भी आपको बैक प्रॉब्लम हो सकती है। देन आपको शूज़ कंफर्टेबल पहनने हैं, लो हील्ड होने चाहिए, ज़्यादा हील नहीं होनी चाहिए। देन आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेनी है एंड एक्सेसिव वेट गेन नहीं करना है, एंड आपको एक ऐसी डाइट लेनी है जिसमें सफिशिएंट कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी प्रेजेंट हो, इससे प्रॉपर बोन ग्रोथ होती है, ओके। देन नेक्स्ट डिजीज ब्रोंकियल अस्थमा। सबसे पहले अस्थमा के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स गिवन है एंड ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मीन्स आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है एंड चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर आपको अस्थमा अटैक आता है तो वो एक या एक से ज़्यादा घंटे तक रह सकता है एंड सीवियर अटैक्स में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी अफेक्ट होता है। देन अगर सीवियर अटैक है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है एंड ये यूजुअल थेरेपी से ठीक नहीं होता है, इसके लिए आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ओके। देन ब्रोंकियल अस्थमा को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं एंड एग्जाम में भी इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे हमने डिफरेंट टॉपिक्स में डाइटरी मैनेजमेंट के पॉइंट्स अलग कवर किए हैं एंड योगिक मैनेजमेंट के अलग कवर किए हैं, तो हो सकता है एग्जाम में मेंशन्ड हो कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा मैनेजमेंट बताना है, डाइटरी मैनेजमेंट या फिर योगिक मैनेजमेंट, और हो सकता है कि दोनों भी पूछ लिए जाएं, ठीक है। सो डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अस्थमा को मैनेज करने में एंड कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिससे एलर्जी होती है अस्थमा पेशेंट्स को एंड ऐसे फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जैसे कोल्ड फूड्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फ्रूट्स लाइक बनाना, ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। देन योगा के थ्रू किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अस्थमा को। सबसे पहले कुछ क्रिया हैं, जल नेति, सूत्र नेति, कपालभाति, कुंजल, वस्त्र धोती। देन ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, सूर्य नमस्कार। देन सूक्ष्म व्यायाम की कुछ सेलेक्टेड प्रैक्टिसेस करनी है, सारे स्टेप्स नहीं करने हैं। देन योगासन, प्राणायाम, स्पेशल प्रैक्टिस योग निद्रा, ध्यान मीन्स मेडिटेशन। ये योगिक मैनेजमेंट गिवन है अस्थमा के लिए। Then next disease is arthritis. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस। अगर हैंड को यूज़ करने में या फिर चलने में प्रॉब्लम होती है, इनेबिलिटी है, मीन्स नहीं चला जाता, हैंड को यूज़ नहीं किया जाता, या फिर टायर्डनेस फील करते हैं, वेट लॉस हो रहा है, स्लीप भी अच्छी नहीं है, देन मसल्स में पेन है, टेंडरनेस मीन्स छूने पर दर्द होता है एंड डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, आप प्रॉपरली जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते, तो ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। देन अर्थराइटिस को योगा के थ्रू किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, स्पाइनल एक्सरसाइज जिसमें कुछ सिंपल स्पाइनल मूवमेंट्स होते हैं, देन सूक्ष्म व्यायाम, देन कुछ योगासन्स गिवन है, देन कुछ प्राणायाम गिवन है, देन स्पेशल प्रैक्टिसेस योग निद्रा एंड ध्यान मीन्स मेडिटेशन। Then proceeding to next topic, yoga and personality development. This is our last topic.
पर्सनैलिटी डिफाइन करती है एक पर्सन क्या है। पर्सनैलिटी को अलग अलग तरह से एग्जामिन किया गया है। साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर विद इन एन इंडिविजुअल मीन्स एक पर्सन की कैसी क्वालिटीज हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, कैसा बिहेवियर है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर डिफाइन करती हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंटर रिलेटेड डायमेंशंस हैं, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले योगा फिलॉसफी में क्या बताया गया है। योगिक फिलॉसफी में बताया गया है कि एक पर्सन के पास 5 कोश होते हैं। आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट ऑर्डर में लिखा जाए तो सबसे पहले आता है अन्नमय कोश मीन्स फिजिकल बॉडी, देन प्राणमय कोश मीन्स एनर्जी बॉडी, देन मनोमय कोश मीन्स मेंटल बॉडी एंड विज्ञानमय कोश मीन्स ब्लिस बॉडी। योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पर हमें बात करनी है कि योगा किस तरह से हमारी डिफरेंट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करती है। एंड सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल ग्रोथ हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। एक आइडियल बॉडी होने के लिए फिजिकल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सभी मसल्स एक नॉर्मल स्टेट में हो एंड सभी सिस्टम्स, सभी ऑर्गन्स एंड कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, कोई भी डिजीज ना हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें योगा करना चाहिए। योगिक प्रैक्टिसेस हमें हेल्दी भी रखती हैं, हमारी फिजिकल ग्रोथ भी करती हैं एंड साथ ही अगर कोई बीमारी होती है तो उसे ठीक भी करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें योगा हेल्प करती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में। एंड जब हमारी फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, कोई बीमारी नहीं होती, तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। एक वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी होने के लिए एंड मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए, सभी बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें अलग अलग आसन्स और पोस्चर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि योगा हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन योगा फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस में किस तरह का ग्रोथ एंड चेंज होता है, ये डिफाइन करता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। हम कितना अटेंशन से कोई भी काम कर पाते हैं, हमारी मेमोरी कैसी है, थिंकिंग, परसीविंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी स्किल्स कैसी हैं, ये सभी डिसाइड करते हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एक पर्टिकुलर स्टेज है जिसमें मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है। सूर्य नमस्कार, त्रटक, प्राणायाम, ये सभी हमारे मेंटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड लर्निंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। हम ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएँ, हमारी मेमोरी शार्प बने, इसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। आपको याद रखने हैं ये 3 नेम्स, सूर्य नमस्कार, त्रटक, प्राणायाम। ओके। योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड एक्सप्रेस करना सीखें। मींस आपको अपने इमोशंस को कब एक्सप्रेस करना है एंड कब कंट्रोल करना है। जैसे अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि आप किसी को मारें, बट आपको तब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो एक अच्छा इमोशन नहीं है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, आपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो आप इमोशनली डेवलप्ड हैं। बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका मतलब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड कब एक्सप्रेस करना है, मीन्स अगर कभी आप खुश हैं तो आपको वो चीज़ एक्सप्रेस भी करनी है एंड हमेशा दुख को दबाए नहीं रखना है, दुख को भी एक्सप्रेस करना है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को कब कंट्रोल करना है और कब एक्सप्रेस करना है, सो दैट आप खुद के साथ और दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखें। इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड प्राणायाम होते हैं एंड ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अच्छी कंडीशन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। योगिक प्रैक्टिसेस हेल्पफुल होती हैं एंड ये पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं हमारे इमोशनल स्टेट्स में। जैसे अगर किसी को एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इन सभी स्टेट्स में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं योगिक प्रैक्टिसेस। योगा इंपॉर्टेंट है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ओके।
योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। हम किस तरह से बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट रेफर करता है ऐसे डेवलपमेंट को जिसमें हम अपना एटीट्यूड और बिहेवियर अलाइन करते हैं। मीन्स हम सही बिहेव करें, सही एटीट्यूड रखें सभी लोगों के लिए, एंड सोशलाइजेशन करें। सोशलाइजेशन मीन्स हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए बाकी लोगों के साथ। यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ये अष्टांग योग के ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमें सोशल डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। देन योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैबिट, वैल्यूज, एथिक्स की फॉर्म्स में होता है। अगर एक बच्चे में बचपन से ही गुड हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप की जाएं, इनकलकेट की जाएं, तो इसका बच्चे की पर्सनैलिटी पर लास्टिंग इफेक्ट होता है। बच्चा टाइम के साथ खुद समझने लगता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एंड इसी समझ के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस कर सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस गिवन हैं, यम, नियम, मेडिटेशन, ये सभी हेल्पफुल हैं हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इसी के साथ हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके। देखिए, आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स थे, तीनों का वन शॉट वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कंप्लीट योगा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। वहां पर आपको पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी सारी वीडियोस मिलेंगी, एंड पार्ट बी योगा, इसकी भी आपको सारी वीडियोस यहाँ पर मिल गई हैं। ओके। इसके बाद अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर वीडियो मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखें, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। वो सभी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके। इसी के साथ हमारा योगा का सिलेबस कंप्लीट होता है। बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।